नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का पौड़ी गढ़वाल दौरा, मुख्यमंत्री ने बजट पूर्व किया संवाद, लोगों से जाने सुझाव। रुद्रप्रयाग में आयोजित मां चंडिका महाबनियात कार्यक्रम में की शिरकत। कार्बेट टाइगर रिजर्व के रेस्क्यू सेंटर में 10 नए बाड़ों का किया उद्घाटन, इनकी संख्या बढ़कर हुई 30। वन्य जीवों को रखा जा सकेगा अनुकूल वातावरण में। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरा होने पर होंगे कई कार्यक्रम, बीजेपी बड़े स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी में, रैली करने की बना रही रणनीति। देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट पकड़ रहा गति, 26 टावरों के फाउंडेशन का कार्य पूरा, अन्य निर्माण का कार्य जोर शोर से। भारत का सबसे लंबा पैसेंजर रोपवे बनकर उभरेगा। और उत्तराखंड में 2 दिन बारिश का अलर्ट, 5 जिलों में होगी बर्फबारी, 8 शहरों में बूंदाबांदी, केदारनाथ समेत 3 जिलों में गिरी बर्फ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ से शिष्टाचार भेंट की है। डीजीपी ने 4 धाम यात्रा और अर्धकुंभ मेले की प्रस्तावित सुरक्षा तैयारियों की जानकारी दी। राज्यपाल ने रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एआई और आधुनिक तकनीक के व्यापक उपयोग, सत्यापन अभियान में तेजी, कुंभ क्षेत्र में एडवांस कंट्रोल रूम की स्थापना और सुरक्षा, ट्रैफिक आपदा प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण की समयबद्ध तैयारियों पर जोर दिया है। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल जिले का दौरा कर आगामी राज्य बजट से पहले स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, युवाओं और महिला समूहों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं और क्षेत्रीय जरूरतों को लेकर सुझाव मांगे हैं। हमारा प्रयास है भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड निवेश के लिए भी अनुकूल राज्य बने और उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धी और युवाओं के लिए अवसरों से भरपूर राज्य बने। हमारे बच्चों को बहुत सारे कामों के लिए बाहर देश दुनिया में न जाना पड़े, कुछ काम उनको यहीं पर मिल जाए, ऐसा माहौल भी हम यहाँ पर बनाए। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि इन्वेस्टमेंट समिट जिसका आयोजन हमने 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देहरादून में आयोजित किया था और 3,56,000 करोड़ के उस समय एमओयू हुए थे और 3,56,000 करोड़ के एमओयू में से 1 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू अभी हमारे धरातल पर उतर चुके हैं। उस पर ग्राउंडिंग पर काम चल रहा है, उसमें बड़ा रोजगार भी सृजन हुआ है, वो आगे भी बढ़ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं अभी किसी का देख रहा था, वहां रुड़की भगवानपुर से उन्होंने कुछ मुझे कहा तो उसको मैंने नोट किया है, उसको देखेंगे हम कि कहीं पर अगर कोई चीज पर दिक्कत आ रही है या कोई परेशानी हो रही तो उसका कैसे समाधान हो। प्रदेश में सरकार के 4 वर्ष पूरा होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर रैली आयोजित करने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी इसे सफल 4 वर्ष के रूप में जनता के बीच प्रस्तुत करने की रणनीति बना रही। इस दौरान सरकार की उपलब्धियों, लिए गए अहम फैसलों और बनाए गए प्रमुख कानूनों को विस्तार से जनता के सामने रखा जाएगा।
बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि 4 वर्ष पूरे करना ही उपलब्धि नहीं बल्कि इन वर्षों को सफल बनाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले 4 वर्षों में प्रदेश हित में कई बड़े निर्णय लिए और अनेक जटिल समस्याओं का समाधान भी किया है। कि सरकार के सफल 4 वर्ष बोलिए आप, वर्ष तो पूरे कोई भी कर सकता है, लेकिन सफल 4 वर्ष का समय हो रहा है और उस समय हम लोग एक बड़ी रैली करने की तैयारी कर रहे हैं। वो सारे विषय जो कि 4 वर्षों के अंदर जो समाधान हम लोगों ने किए हैं प्रदेश के अंदर, जो काम और बड़े बड़े कानून हम लोगों ने बनाए हैं, वो सारा विषय वहाँ पर आने वाला है और मैं समझता हूँ उसका एक इम्पैक्ट भी जाएगा पब्लिक में, क्योंकि कई बार लोग विस्मृत हो जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो लोगों को ध्यान में नहीं रहते। तो कार्यक्रमों के माध्यम से हम कहीं ना कहीं उन सब कामों को गिना पाएंगे, लोगों में उन सब चीज़ों को ले जा पाएंगे जो हमने पिछले 4 वर्षों में की है। कार्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ढेला के पास रेस्क्यू सेंटर में आज प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने 10 नए बाड़ों का उद्घाटन किया है। इस विस्तार के साथ रेस्क्यू सेंटर में बाड़ों की संख्या 20 से बढ़कर 30 हो गई है, जिससे यहां रखे जाने वाले बाघ और गुलदारों के लिए बेहतर और सुरक्षित आवास की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। वन मंत्री ने इस दौरान बताया कि वर्तमान में रेस्क्यू सेंटर में 13 लेपर्ड और 12 टाइगर मौजूद हैं। कुल 25 वन्य जीवों को यहां रखा गया है और नए बाड़ों के बनने से उनकी देखभाल और प्रबंधन अधिक व्यवस्थित ढंग से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पहले सीमित स्थान के कारण वन्य जीवों के बीच आपसी संघर्ष की आशंका बनी रहती थी, लेकिन अब पर्याप्त जगह मिलने से उन्हें अलग अलग और अनुकूल वातावरण में रखा जा सकेगा। उद्देश्य तो वन्य जीव को संरक्षित करना और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना, इसी उद्देश्य से है। तो इसीलिए ये आज यहाँ पर नए बाड़े का भी आज शुरुआत हुई है, 2 नए बाड़े बना के, जिनमें आज इसके आने से हमारी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, 30 हो जाएगी और टाइगर और लेपर्ड के लिए भी ये बाड़े काम आएंगे। और कुल मिलाकर के जो कैपेसिटी एक ज़्यादा हो गई थी, 5 को यहाँ उन्होंने शिफ्ट करने का काम भी किया, ताकि आपस में उन पर भी झगड़ा ना हो और को ये उनको भी स्वच्छंद होकर चलने का अवसर मिले। उत्तराखंड पर्यटन को नई ऊंचाई देने वाला देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट तेज गति पकड़ रहा। पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार काम संतोषजनक रूप से चल रहा और भारत का सबसे लंबा पैसेंजर रोपवे बनकर उभरेगा। कुल 26 टावरों के फाउंडेशन पूरे हो चुके। अब पिलर्स का इरेक्शन और अन्य निर्माण कार्य जोरों शोरों से लगातार जारी है। सामग्री समय पर पहुंच चुकी। दिसंबर 2026 तक पूरा करने का इसका लक्ष्य है, लेकिन मौजूदा प्रगति को देखते हुए इससे पहले भी चालू हो सकता है। इससे देहरादून मसूरी मार्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। तो मसूरी के लिए जो रोपवे आपका बन रहा है, तो उसमें जो टारगेट दिया गया उनको, उस हिसाब से वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो टोटल देहरादून से लेकर मसूरी के बीच में लगभग 26 टावर्स लगने हैं। तो फाउंडेशन का काम उनका पूरा हो चुका है। अब उसमें इलेक्शन की कार्रवाई चल रही है। जो पिलर्स वगैरह उनके आने थे वो समय से पहुंच चुके हैं। वैसे दिसंबर 2026 तक इसको पूरा किया जाना, मुझे लगता है तो उससे पहले भी हम पूरा कर लेंगे। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में 3 दिन का धरना दिया, जो कि गुरुवार को समाप्त हो गया। बारिश और ठंड के बावजूद समिति के मेंबर्स धरने पर डटे हुए हैं। धरना समाप्त करते हुए समिति ने कहा कि ये शासन प्रशासन के लिए चेतावनी थी। समिति का इस पर कहना है कि मुख्यमंत्री की 12 साल पुरानी घोषणा के बावजूद आज तक लोहाघाट में लॉ कॉलेज नहीं खुल पाया, जिससे स्थानीय स्टूडेंट्स को नुकसान हो रहा है। कानून की पढ़ाई के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है और गरीब स्टूडेंट्स पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। समिति ने जल्द ही जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की बात कही है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर विधि संकाय नहीं खोला गया तो अप्रैल से जनता के साथ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।
3 दिन का सांकेतिक धरने का हमने प्रशासन को हमने ज्ञापन दिया था। आज 3 दिन हमारे पूरे हो रहे हैं और आज से हमने एक महीने का हम शासन प्रशासन को समय देंगे और अप्रैल से अगर हमारे 1 महीने के अंदर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, विद्युत संकाय की कक्षाएं शुरू नहीं की गई, तो हम पूरी जनता को, युवाओं को, सब लोगों को साथ में लेकर इसी चौराहे पे धरना देकर हम तो ये कह रहे हैं तंबू डाल के हम बैठ जाएंगे। रात हो दिन हो चाहे कैसे भी हम उठने वाले नहीं है और अनिश्चितकालीन हमारा धरना हो रहा है और उग्र होगा। हमारा धरने का तीसरा दिन था, आज हमारा समापन है और हम युवाओं की मांग को देखते हुए ये अप्रैल तक का समय हम शासन प्रशासन और सरकार को दे रहे हैं। अगर हमारी मांग अप्रैल तक मानी गई तो ठीक है, अगर नहीं मानी गई हमारा अनिश्चितकालीन धरना होगा। अभी हमारा जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, आज हमारा 3 दिन का जो सांकेतिक धरना था वो समाप्त हो चुका है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती 1 महीने के अंदर तो हम पुनः एक बड़े स्तर में आंदोलन करेंगे और सरकार को चिताएंगे और हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। देहरादून में कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच पुलिस ने अपनी कार्यप्रणाली को और सक्रिय किया है। शहर में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए गश्त, निगरानी और बेसिक पुलिसिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा। एसएसपी देहरादून प्रमींद्र सिंह डोभाल ने कहा कि पुलिस अपने मूल दायित्वों पर फोकस कर रही और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने ये माना कि पिछले कुछ समय में लोगों के बीच सुरक्षा की भावना प्रभावित हुई है, लेकिन पुलिस लगातार इस दिशा में काम कर रही और जल्द ही हालात बेहतर भी होंगी। देखिए, मैं देहरादून और की जनता से बिल्कुल कहना चाहूँगा कि पुलिस अपना जो हमारा वर्क है बेसिक पुलिसिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इस पर आगे असर दिखेगा। जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी की जो भावना है निश्चित तौर पे पिछले कुछ समय से कम हुई है, लेकिन हम इस पर वर्क कर रहे हैं और जल्दी ही इसमें जो भी रिजल्ट्स हैं वो आगे सामने आएंगे। आम जनमानस को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने और जन सामान्य की समस्याओं के तुरंत और प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत जिलाधिकारी ललित मोहन रेयाल की अध्यक्षता में नगर पंचायत लालकुआं परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों के द्वारा सिंचाई, विद्युत, सड़क, पेयजल आदि से संबंधित 105 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बची हुई समस्याओं के 15 दिन के अंदर समाधान के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। जन जन की सरकार अभियान के अंतर्गत पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत लेवल पर शिविरों का आयोजन किया गया था। उसमें 23 विभागों की सहभागिता से 2 स्टेप पे जन समस्याओं का निराकरण किया जा रहा था। तो जनपद में 43 न्याय पंचायतें हैं। प्रथम चरण में उनका कवरेज हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में शहरी क्षेत्रों में द्वितीय चरण में इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। तो आज लालकुआं में यहाँ पर शिविर का आयोजन अभी जारी है। उसमें 100 से ज्यादा जो जन समस्याएं हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन पर सुनवाई हो चुकी है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता भुवन सत्यवली ने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पार्टी का जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा। उन्होंने बताया कि कुमाऊं भ्रमण के दौरान युवाओं को साथ लेकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी जल, जंगल, जमीन, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार सृजन, पलायन पर रोक और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जा रहा और जनसंपर्क अभियान को अच्छा समर्थन मिल रहा। भुवन ने यह दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश में सरकार बनाएगी। कुमाऊं भ्रमण पे हूँ पिछले एक हफ्ते के लिए, और इस एक हफ्ते के अंदर हमने हर यूथ को, हर माता, हर बहन को जागरूक करने के लिए हम कुमाऊं के अंदर हर रोज 2 से 3 जनसभाएं कर रहे हैं। और उन जनसभाओं में हमारे जो मुद्दे होंगे, जो हमारा मैनिफेस्टो है, वो हमारा जल, जंगल, जमीन, उसके साथ में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के लिए और उसके साथ पलायन पर रोक लगाने के लिए, ये हमारे मेन मैनिफेस्टो में है। और उसके साथ जो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है वो है राजधानी गैरसैंण। इन मुद्दों के साथ हम अपनी उत्तराखंड क्रांति दल को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को हमारे उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा के साथ जोड़ रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। आज हमने रामनगर में और कोटाबाग में रैलियां कर चुके हैं और इसके बाद आगे का हमारा एक हफ्ते का प्लान है, जो कि आगे चलते रहना है। एक हफ्ते तक हम हर क्षेत्र में जाके और जनसभाएं कर रहे हैं और जनसभाओं में लोगों को उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा के साथ जोड़ रहे हैं। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र की आकाशदीप कॉलोनी में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां राजेश प्रजापति नामक युवक ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शुरुआती जानकारी के अनुसार मृतक लंबे समय से किडनी की बीमारी से परेशान चल रहा था, जिससे वो मानसिक रूप से काफी तनाव में बताया जा रहा है। मंगलौर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि इस मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही। पुलिस हर पहलू से घटना की जांच कर रही है। शारदीय कांवड़ यात्रा और शिवरात्रि का सीजन खत्म होने के बाद हरिद्वार में व्यापारी मंदी की मार झेल रहे। यहां अपर रोड, मोती बाजार और दूसरे बाजारों में दुकानदार ग्राहकों के लिए तरस रहे हैं। हरिद्वार के व्यापारियों को अब होली के बाद गर्मी के सीजन और चारधाम यात्रा से अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। दरअसल शारदीय कांवड़ यात्रा के बाद बोर्ड के एग्जाम और कोई त्योहार न होने के चलते हरिद्वार में श्रद्धालुओं की आवाजाही कम हो जाती है। ऐसे में यात्रा कारोबार पर निर्भर रहने वाला व्यापार मंद पड़ जाता है। इन दिनों हरिद्वार के होटल, रेस्टोरेंट और धर्मशालाएं भी यात्री विहीन दिखाई दे रहे हैं। दस दिन से शुरू हुआ है। इससे पहले महाशिवरात्रि का यहाँ पे संपन्न हुआ। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, मार्केट में पब्लिक भी अच्छी थी, काम भी हुआ। बाकी उसके बाद एकदम स्लम्प आ गया है और इस समय काम नहीं है बिल्कुल भी। इस समय यात्रा सीजन अभी स्टार्ट होने में 2 महीने का टाइम है। हरिद्वार में इस समय मैन्युफैक्चरिंग के काम चल रहे हैं और सीवर लाइन वगैरह बाजार में पड़ रही है, जो कि कंप्लीट नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम हो गया है। इस वजह से बाजार पे बहुत असर पड़ रहा है इसका।
बात करेंगे मौसम की। उत्तराखंड में 20 फरवरी को प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार किसी भी जिले में बारिश या बर्फबारी के आसार नहीं है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, जिससे दिन में हल्की धूप खिल सकती है। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में सुबह के समय हल्का कोहरा छाने की संभावना है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो जाएगा। दिन के समय मौसम सामान्य से ठंडा बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और प्रदेश में ठंड का असर जारी रहने की संभावना है। इससे पहले यानी कि 19 फरवरी को प्रदेश के 3 जिलों में बर्फबारी हुई है। इनमें पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाके शामिल हैं। चारधाम यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। डीएम सविन बंसल ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि है और धनाभाव बाधा नहीं बनेगा। विभाग जरूरत बताएं प्रशासन गैप फंडिंग करेगा। ऋषिकेश में 30 और विकासनगर में 20 काउंटरों पर 24 घंटे रजिस्ट्रेशन सुविधा के साथ मोबाइल टीमें तैनात रहने वाली हैं। कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन और होटल, धर्मशालाओं के संपर्क नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे। डीएम ने यात्री सुविधा केंद्रों को सुसज्जित करने, शटल सेवा और होल्डिंग एरिया में आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा है। मेडिकल सुविधाओं के तहत टेस्टिंग किट, एम्बुलेंस और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती भी होगी। यात्रा वाहनों की फिटनेस और ग्रीन कार्ड अनिवार्य रहेगा। सभी व्यवस्थाएं 15 अप्रैल तक दुरुस्त करने और नियमित निगरानी के लिए नोडल और सेक्टर अधिकारी तैनात किए जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।